नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और जो आपके मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मना लिया होगा आपने। और अब तैयारी है, बारी है वापस तैयारी शुरू करने की। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, जो ये वाला टॉपिक है हमारा, आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा राजस्थान के अंदर झीलें, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंदर जल संरक्षण की जो पद्धतियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो जल ग्रहण के बारे में जो राजस्थान भारत का जो या राजस्थान का जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की झीलों के बारे में कंटिन्यू अध्ययन करेंगे साथियों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो साथियों, मैं बता दूं आपको कि आरपीएससी के प्लस कोर्स लेने यानी क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट नेम इज अनअकैडमी, ठीक है। और अनअकैडमी के साथ में वाईफाई, ठीक है। ये आपके लिए डेडिकेट है, आपको आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो साथियों, मेरा नाम विष्णु कुमार है, आप जानते हो, ठीक है। मेंटर एंड कोच फॉर द आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी एग्जाम, ठीक है ना, आरएस में 2018 क्वालिफाइड, ठीक है। तो देखिए क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है सबसे पहला कि 24/7 आपको एक्सेस मिलता है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलती है, क्विजेज मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा जो है आपको बाई चॉइस, यानी आप जो चाहते हैं उन एजुकेटर से आप स्टडी कर सकते हैं। और क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है, केवल 315 रुपये महीने के अंदर जो है आपको ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा महंगा है। क्यों? क्योंकि 15,000 रुपीज़ आप हर 2 साल में, हर 1.5 साल में मोबाइल के लिए दे सकते हैं, तो केवल 5,000 या 6,000 रुपये आपके कोर्स के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो साथियों तैयार हो जाइए। एक सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्लस क्लासेस के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया जाता है, ठीक है। जब फ्री के अंदर इतना अच्छा बताते हैं तो प्लस में कितना अच्छा बताते होंगे, आइडिया लगा सकते हैं आप, ठीक है। प्रत्येक 3 क्लास के बाद में वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसके अंदर आपको जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आप पढ़ सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट जो एजुकेटर हैं उनके माध्यम से। आरपीएससी के कोर्सेज की बात करें तो 1 मंथ के लिए 14,000 रुपीज़, 3 मंथ के लिए 3,500 रुपीज़, 6 मंथ के लिए 5,600 रुपीज़, और 12 मंथ के लिए 7,000, और 24 मंथ्स के लिए 8,400 रुपीज़। अगर आप विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करेंगे, विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करेंगे तो विल गेट 10% डिस्काउंट। और कितना होगा, 7,560 रुपीज़, ठीक है। यानी आप पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा, ओनली 315 रुपये, केवल 315 रुपये महीना। तो जल्दी कीजिए मेरे प्यारे साथियों, मेरा रेफरल कोड है विष्णु वन, और यूज कीजिए और मज़े लीजिए जो प्लस वाला कोर्स है उसका, और अपनी सफलता को जल्दी से प्राप्त करने का ट्राई कीजिए। साथियों, कल हमने देखा था राजस्थान के महत्वपूर्ण पठार, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। उड़िया का पठार, आबू का पठार, उसके बाद में कांकनवाड़ी का पठार, कांस का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, लासड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, ठीक है ना, शाहबाद का पठार, गंगदर का पठार, गोगुंदा का पठार, बोराट का पठार, बोमट का पठार, मेवल का पठार, पीटमांड का पठार, ठीक है ना। इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने राजस्थान का जो नवीनतम भूभाग है उसके बारे में चर्चा करी थी, जिसे हम बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग। क्षेत्रफल 23%, जनसंख्या 39%, डिस्ट्रिक्ट है 10, ठीक है। मृदा है जलोढ़, जलवायु है आर्द्र, वर्षा 100 सेंटीमीटर, निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल, जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ होती है, कृषि कार्य ज़्यादा होते हैं, अर्थव्यवस्था बढ़िया चलती है, गहन एग्रीकल्चर यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना। सिंचाई कुओं और नलकूप से होती है, गंगा और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। बनास का मैदान और बाणगंगा का मैदान, बनास के मैदान को 2 भागों में बांटा हमने, मेवाड़ का मैदान राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, और मालपुरा करौली का मैदान अजमेर टोंक सवाई माधोपुर। बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने देखा कि इसका जो विस्तार है ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है इसके पूर्व की तरफ है, ठीक है। और ये नदियों के द्वारा निर्मित आपकी क्या है, पूरा एरिया है। 23% जनसंख्या, 23% इसका एरिया, और 39% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यहाँ पर जो है पीला पत्थर, हरा पत्थर, लाल पत्थर, डांग, बीहड़, चिकन, ये सभी चीज़ें यहीं पर मिलती है। मानसूनी पतझड़ वन मिलते हैं जो कि टोटल आपके एरिया के 28% है। चंबल नदी का मैदान, चंबल नदी के प्रवास क्षेत्र चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। अवनाली का अपर्दन करती है जिससे डांग और बीहड़ बनते हैं। डांग और बीहड़ में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होती है, केवल डाकू छिपते हैं, ठीक है। वर्तमान में इसे पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, ठीक
ठीक है। बीहड़ क्या होता है, अत्यधिक कटाफटा क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, धौलपुर सवाई माधोपुर में है। डांग क्या होता है, अनियमित इनरेगुलर माउंटेन्स का एक ग्रुप है, ठीक है ना, यानी अनियमित पहाड़ियों का समूह है। सबसे ज्यादा कहाँ पर, करौली में, डांग की रानी बोलते हैं करौली को, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा चंबल नदी का मैदान, ठीक है ना, तो चंबल और चंबल की सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हमने देखा माही का मैदान, कहाँ पर, जहाँ पर माही नदी बहती है। कहाँ बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में तो प्रत्यक्ष बहती है, और प्रतापगढ़ जो है जाखम नदी के माध्यम से माही क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उपनाम क्या है, छप्पन का मैदान, कांठल का मैदान। कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल दोमट मिट्टी मिलती है। किसकी खेती की जाती है, मक्का। मक्का की कौन सी किस्में, माही धवल और माही कंचन। और चावल, चावल की कौन सी किस्म, माही सुगंधरा, ठीक है। ये क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। माही, सोम, जाखम, एरन, अनास, एराव, चाप, ये सभी नदियां हैं और यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा डैम जाखम भी यहीं पर स्थित है, और राजस्थान का सबसे लंबा डैम 3160 मीटर की लंबाई में फैला हुआ माही बजाज सागर डैम भी यहीं पर है, ठीक है। नवाटापुरा डूंगरपुर ऐसा है जहाँ पर, यहाँ पर आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे बेणेश्वर धाम बोलते हैं, और माघ पूर्णिमा को वहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। माही नदी के क्षेत्र में क्या की जाती है, आपके आदिवासियों के द्वारा वालरा कृषि की जाती है, जिसे झूमिंग कृषि बोलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है, और झूमिंग कृषि के दो रूप है आपके राजस्थान में, दजिया और चीमाता। चीमाता पहाड़ी भागों पर की जाती है, दजिया मैदानी भागों पर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हाड़ौती का पठार, क्षेत्रफल 7%, जनसंख्या 11%, उपनाम माल क्षेत्र है, वर्षा 120 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला भौतिक भूभाग कौन सा है, हाड़ौती का पठार। जलवायु कैसी है, अति आर्द्र है। क्या बोलते हैं, माल बोलते हैं, हाड़ौती को मालव बोलते हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़ को। गोंडवाना क्षेत्र का अंग है, प्राचीनतम क्षेत्रों में से एक है। औसत ऊंचाई 500 मीटर है, सबसे ज्यादा नदियों वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। निर्माण काल कार्बोनिफेरस है। कैसे निर्माण हुआ, बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्माण हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ, जो वाणिज्य फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कपास, गन्ना, संतरा, चावल, तंबाकू और अफीम। अरावली और विंध्याचल के बीच में आपका हाड़ौती का पठार है, इसलिए संक्रांति प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हुई। राजस्थान का नागपुर, झालावाड़, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मौसमी या संतरा जो है ये इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र में शुष्क सागवान वन मिलते हैं, जो कि राजस्थान की कुल वनों का लगभग 7% है। इसके अंदर 3 जो वृक्ष है वो महत्वपूर्ण है। एम जी टी, जी का मतलब है गूलर, एम का मतलब महुआ, और टी का मतलब टीक यानी सागवान, ठीक है। और महान सीमा भ्रंश क्या है, विंध्याचल और आपके अरावली को अलग करने वाला जो एक ज्योग्राफिकल एरिया है उसका नाम क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, जो कि बूंदी और सवाई माधोपुर में है। हाड़ौती पठार जो है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। दक्कन का लावा पठार जो कि मालव क्षेत्र यानी झालावाड़ और प्रतापगढ़ से रिलेटेड है, और विंध्यन कगार जो शेष क्षेत्र से रिलेटेड है। ये इसके बारे में हमने चर्चा करी। सब डिविजन्स ऑफ प्लेटी ऑफ हाड़ौती हमने देखा। शाहबाद का पठार 12 में है, डग गंगतर का पठार झालावाड़ में है, चांदबाड़ी हाईएस्ट पीक है झालावाड़ का, जिसका हाइट है 517 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर अडावल पर्वत बूंदी में, और मुकुंदरा माउंटेन आपके कोटा और झालावाड़ में है। दोनों को एक साथ रूप से अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका सब डिविजन्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर देखो कोटा और बूंदी के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पासेज हैं, जैसे लाखेरी पासेज, चितावास पासेज, खटखट पासेज और रामगढ़ पासेज, ठीक है। यहाँ पर खटखट पासेज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर मेज नदी का प्रवाह होता है इससे। उसके बाद हमने देखा स्थानीय पवनेन, बबूलिया, पश्चिमी विक्षोभ। उसके बाद हमने देखा वज्र, वज्रात, पुरवैया, सूर्या, समदरी, सीली, सीली मार्बो, तुवा, झाला, आथुनी, अरडाव, लू, दोगड़ा और उत्तराद, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद हमने देखा राजस्थान में जल की क्या स्थिति है, यानी ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद नया टॉपिक है राजस्थान की झीलों का वर्णन हम कर रहे थे। उसके अंदर सबसे पहले हम ये बता रहे थे आपको कि राजस्थान में या पूरे भारत में या पूरे विश्व में जितना भी आपके जल है, जैसे 100 लीटर जल है तो केवल पीने के लिए कितना है, 2.7 लीटर। बाकी कहाँ पर है, आपके ओशियंस जो है, महासागर है, इनके अंदर है। इसका भी 2.7% का, झीलों में कितना है 0.35%, नदियों में कितना है 0.08%, भूगर्भ में कितना है 22.4%, और ग्लेशियर के रूप में कितना है, जो बचता है वो सारा ग्लेशियर के रूप में है। अब हम बात कर रहे थे हमारी कुछ जल संरक्षण पद्धतियों के बारे में, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ 2-2 लाइनों के अंदर इनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें टांका, तो टांका क्या होता है, ये सीमेंट निर्मित एक जल भंडारण क्षेत्र होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, सीमेंट जरूर नहीं है, सीमेंट द्वारा निर्मित एक जल भंडारण होता है, ठीक है ना, निर्मित जल भंडारण क्षेत्र, जल भंडारण, ठीक है ना, ठीक है ना। ये एरिया होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टांका बोलते हैं, ठीक है ना। जरूर नहीं है सीमेंट का बने, हो सकता है चूना पत्थर का बने, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि ये सब बनाए होगा। दूसरा हमने देखा था कुंडी। कुंडी क्या होती है, तो देख लो एक बार कुंडी क्या होती है, टांके का लघु रूप होता है, ठीक है ना, यानी टांके का क्या होता है, ये
लघु रूप होता है, यानी टाके का छोटा रूप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं भैया, ठीक है ना। तीसरा हमने देखा था नाड़ी क्या होता है, एक एक लाइन के अंदर पता होना चाहिए। आपके राजस्थान अध्ययन की पुस्तक 11वीं की क्लास के अंदर ये दे रखा है, जल संरक्षण की पद्धतियां, सबसे लास्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाड़ी क्या होता है, जिसका एरिया 10 से 100 हेक्टेयर के बीच में हो, क्या हो, 10 से 100 हेक्टेयर के बीच में हो, जिसकी गहराई जो है, अगर गहराई उसकी 5 मीटर हो, तो इस प्रकार के पानी भरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम नाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि नाड़ी का मतलब है एक स्मॉल पॉन्ड होता है, ये छोटा क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये होता है आपके नाड़ी। उसके बाद में जोहड़ के बारे में आप जानते हो, शेखावाटी क्षेत्र में मीठे पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, हम जोहड़ बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा भी कर ली है, ये भी एक जल संरक्षण की पद्धति है। खड़ीन के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। खड़ीन क्या है, 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के अंदर आपका एक जिला है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका नाम क्या है, जैसलमेर। यानी जैसलमेर क्षेत्र में कौन से ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने, कौन से ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक अपनाई गए जल संरक्षण की क्या है, ये पद्धति है खड़ीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं मदार, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। मदार क्या होता है, मदार का मतलब होता है तालाब या झील में जिस क्षेत्र से जल की प्राप्ति होती है, तो वह क्षेत्र मदार कहलाता है, ठीक है। कि अगर मैं बताऊं कि तालाब में जिस क्षेत्र से जल की प्राप्ति होती है, जिस क्षेत्र से क्या होता है, जल की प्राप्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राप्ति होती है, उसे मदार बोलते हैं भैया। बस समझ आ रही है बात, प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, मदार बोलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर शौच या मूत्र करना जो होता है, शौच या मूत्र करना क्या होता है, वर्जित होता है। यानी इसमें आप क्या है, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारा पानी इकट्ठा होकर तालाब में इकट्ठा होता है, और तालाब का जो पानी होता है वो कई प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। टोबा क्या होता है, टोबा पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, और टोबा क्या होता है, ये नाड़ी से गहरा होता है, ठीक है ना। नाड़ी का मतलब हमने देखा था, जो 10 से 100 हेक्टेयर के बीच में इसका आकार हो और 5 मीटर की गहराई हो, तो नाड़ी से गहरा हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे टोबा बोलते हैं, ध्यान रखना। और ये तालाब से कम गहरा होता है और नाड़ी से ज़्यादा गहरा होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं नेहटा। तो नेहटा क्या होता है, तालाब में जल निकासी हेतु जो मार्ग होता है उसे नेहटा बोलते हैं। यानी मैं कहूँ कि जब तालाब पूरा भर जाता है तो तालाब से जल की निकासी करनी पड़ती है ना, नहीं तो तालाब टूट जाएगा ना, ठीक है ना। तो टूट जाएगा तो टूटने थोड़ी देंगे उसे, तो जल की निकासी के लिए, निकासी हेतु जो मार्ग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेहटा बोलते हैं। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। तालाब से जल की निकासी हेतु जो मार्ग होता है उसे नेहटा बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट और है जिसे आप बोलते हो झालरा। झालरा क्या होता है, ऊंचे तालाब के, जैसे ऊंचे तालाब के जल रिसाव से जो जल प्राप्त करता है। जैसे मान लो ये एक छोटा बड़ा तालाब है, ये तालाब पूरा भरा हुआ है, एक छोटा ये तालाब है, इसके रिसाव से यहाँ पर जल बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपकी झालरा, ये हो गया तालाब, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो कि बड़े तालाब से, ठीक है ना, किससे, बड़े तालाब से जब जो जल होता है वो क्या करता है, वो रिस रिस कर जब दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना, दूसरी जगह इकट्ठा होता है, ठीक है ना, इकट्ठा होता है, तो ये जो दूसरी जगह है इसे ही आप क्या बोलते हो, इसे आप झालरा बोलते हो भैया, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल भी दूं आपको, महामंदिर झालरा है एक, कौन सा मंदिर है, महामंदिर का क्या है, झालरा है, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पर है, ये आपके राव जोधा की नगरी के अंदर है, जोधपुर के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बावड़ियाँ, ठीक है ना, बावड़ियाँ क्या होती, स्थापत्य कला को सुशोभित करने के लिए राजाओं के द्वारा और सामंतों के द्वारा बावड़ियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर कई प्रमुख बावड़ियाँ हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी त्रिमुखी बावड़ी, ठीक है ना, एक है आपकी नौलखा बावड़ी। कौन सी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी और नौलखा बावड़ी। ये दोनों ही बावड़ियाँ कहाँ पे है, आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पर है भैया, डूंगरपुर, ठीक है ना। अगर ऐसे ही आपसे पूछेगी गलता जी की बावड़ी कहाँ पर है, तो गलता जी की बावड़ी आपके जयपुर में है भैया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि आभानेर की बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है ना, आभानेर, या फिर आप कह सकते हो यहीं पर आपकी चांद बावड़ी है, ठीक है ना। तो ये चांद बावड़ी कहाँ पर है, चांद बावड़ी राजस्थान के दूसरे सबसे छोटे जिले दौसा में है, जहाँ पर रेडियो सागर बांध और माधव सागर बांध स्थित है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा ये आपसे। अगर आपसे पूछे कि अजबगढ़ बावड़ी कहाँ पर है, तो अजबगढ़ और बानगढ़ कहाँ पर है, आप जानते हो अलवर में है, तो अजबगढ़ की बावड़ी जो है आपके अलवर में है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछे कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, ठीक है ना, और ये रानी जी की जो बावड़ी है ये इतनी महत्वपूर्ण है, ये बूंदी में है, और इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बावड़ियों का सिरमौर बोलते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इसे क्या बोलते हैं, बावड़ियों का सिरमौर बोलते हैं, यानी सबसे खूबसूरत बनाई हुई बावड़ी है बावड़ियों का सिरमौर,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख बावड़ियां हैं: त्रिमुखी बावड़ी, नौलखा बावड़ी, गलता बावड़ी, आभानेर, चांद बावड़ी, अजबगढ़ बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बावड़ियां हैं, जैसे जैसे अगर आपने नाम सुना हो तो तापी बावड़ी। तापी बावड़ी कहाँ पर है? आपके जोधपुर में है भैया। कहाँ पर है? तापी बावड़ी आपके जोधपुर में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप नाम सुना होगा आपने भांडारेज बावड़ी। ये भांडारेज बावड़ी कहाँ पर है? भांडारेज बावड़ी आपके दौसा में है। ठीक है, इसी तरह से आपने नाम सुना होगा बिनाता बावड़ी। बिनाता बावड़ी कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में है भैया। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो इस तरह से इनका आप थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है ये। ठीक है ना। तो ये हमारी जल संरक्षण की पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा करी। ठीक है ना। टाका हो गया है, कुंडी हो गया, नाड़ी हो गया, जोहड़ हो गया, खड़ीन हो गया, तालाब आप जानते ही हो, बेरी बाड़मेर के अंदर ज़्यादा मिलती, बावड़ियाँ हो गई, नेटा हो गया, झालरा हो गया, मदार हो गया और टोबा हो गया। तो ये जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं। ठीक है ना। फिर आप यूँ मत करना कि कहाँ से आया प्रश्न, प्रश्न यहीं से आएगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको याद करिएगा। और अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। ठीक है ना। जब राजस्थान की झीलें के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम सबसे पहले ये देखते हैं राजस्थान में कितनी प्रकार की झीलें मिलती है। तो राजस्थान में आप जानते हो 2 प्रकार की झीलें राजस्थान में मिलती है। एक तो आपके खारे पानी की झीलें होती है और एक आपके मीठे पानी की झीलें होती है। खारे पानी की झीलें और दूसरी आपकी मीठे पानी की झीलें। अब आप जानते हो पहला प्रश्न आपके यहीं से बनता है कि जो खारे पानी की झीलें हैं ये किसके अवशेष हैं? आपने नाम सुना होगा 33 सागर का। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये थ्योरी भी मैंने आपको समझाई है कि जो आपके खारे पानी की झीलें हैं ये 33 सागर के अवशेष हैं, और जो मीठे पानी की झीलें ये किसका अवशेष है? ये किसी का अवशेष नहीं है, ये वर्षा आधारित जल पर निर्भर करती है। किस पर? वर्षा आधारित जल के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है ना। 33 सागर में यहाँ पर खारा पानी क्यों है? खारा पानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइकासिस्ट की रोक बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी माइकासिस्ट की क्या है? चट्टान बहुत ज़्यादा है, और इन चट्टानों से जो कैपिलरी सिस्टम होता है, केशिकत्व प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से उस पानी के अंदर क्या हो जाता है? नमकीन तत्व ज़्यादा घुल जाते हैं और पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। इसका यूज किस में करते हैं? इसका यूज हम नमक उत्पादन में करते हैं, जबकि इसका यूज किस में करते हैं? हम जो है पेयजल के रूप में भी कई बार इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हम फसल को सिंचित करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और दोनों का ही यूज किस लिए करते हैं? हम पर्यटन के लिए दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम सुना होगा आपने नन रॉक, टॉड रॉक। तो क्या है ये नन रॉक, टॉड रॉक? ये सभी क्या है? इस झीलों के पास की चट्टानें हैं जो कुछ मेंढक के आकार की दिखाई देती है, कुछ चुनरी ओढ़नी ओढ़े हुए दुल्हन की तरह दिखाई देती है, कोई सींगों की तरह दिखाई देती है। तो इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, आप तैयार रहिए इसके लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आगे बढ़कर राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जयसमंद झील। सबसे महत्वपूर्ण भी है भाई जयसमंद झील। ठीक है ना। क्यों महत्वपूर्ण है अभी आपको पता लग जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप देखिए। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो जयसमंद झील आपको दिखाई दे रही है, ये फोटो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ये मगरमच्छ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये मगरमच्छ है। ये मगरमच्छ आ रहा है, ये देखो पानी से। यानी इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जलीय जीव ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जलचरों की बस्ती बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? जलचरों की बस्ती बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो लगभग, ये जो है लगभग 15 किलोमीटर लंबी है। अगर लंबाई की बात करें तो लगभग, ठीक है ना, 15 किलोमीटर के आसपास है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग जो है आपके 2 से 8 किलोमीटर जो है चौड़ाई के अंदर फैली हुई है। ठीक है ना, ये 2.8 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैली हुई है। इतना इसका क्या है? पूरा एरिया है। ठीक है ना। अब 15 किलोमीटर लंबाई का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ऐसे रोड के पास में 15 किलोमीटर लंबाई के अंदर फैली हुई। पूरा एरिया अगर देखोगे तो लगभग 15 किलोमीटर हो जाता है इसका। ठीक है, अब देखो ये झील कहाँ पर है? ये झील उदयपुर में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना कि ये राजस्थान के अंदर सबसे पुरानी झील भी है। ठीक है ना, जो कृत्रिम रूप से बनाई गई है। तो देखो महाराणा जयसिंह ने, क्योंकि मेवाड़ की महाराणा है और उदयपुर मेवाड़ के क्षेत्र में था। ठीक है, तो यहाँ के शासक थे जिनका नाम था महाराणा जयसिंह जी। और ये महाराणा जयसिंह जी ने 1685 से 1691 के बीच में, 1685 से 1691 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कौन सी नदी पर हुआ? इसका निर्माण गोमती नदी के ऊपर हुआ है भैया। कौन सी नदी के ऊपर हुआ है? गोमती नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना, और निर्माण कहाँ पर किया गया? गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया। गोमती नदी ढेबर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, इसलिए इसका उपनाम क्या है? आपके ढेबर झील है। ध्यान रखना, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ढेबर नामक स्थान से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है? ढेबर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है भैया। ध्यान रखना, राजस्थान में कृत्रिम सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक नहीं है। ठीक है ना, कृत्रिम है यानी बनाई गई है। पहले यहाँ पर झील नहीं थी, लेकिन महाराणा
जय सिंह ने पानी को रोक दिया है और गोमती नदी के पानी को उसके बाद में इस झील का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इस झील में 7 क्या है, 7 छोटे बड़े टापू हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये झील है, ठीक है, तो इसके अंदर ये 7 छोटे बड़े टापू हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें से जो बड़ा टापू है इसे बोलते हैं बाबा का भाखड़ा, क्या बोलते हैं, बाबा का मगरा या बाबा का भाखड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है उसे क्या बोलते हैं, प्यारी। तो ध्यान रखना इन दोनों का नाम, बाबा का मगरा और प्यारी का संबंध किस झील से है, तो ये आपके जयसमंद झील से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके ऊपर कौन निवास करता है, इनके ऊपर जो आपकी जनजातियां हैं, ठीक है ना, भील लोग यहाँ पर जो है निवास करते हैं इन जंगलों के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे, बाबा का जो मगरा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा टापू है, वहाँ पर एक आइलैंड रिसोर्ट होटल भी बनाई गई है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस झील से क्या है, 2 नहरें भी निकाली गई है, एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर और एक का नाम है भाट नहर। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, आसपास के खेतों के अंदर सिंचाई करना। क्या करना भाई, आसपास के खेतों के अंदर सिंचाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जयसमंद झील के पास में लासड़िया का पठार है, कल मैंने आपको बताया था पठारों के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था कि लासड़िया का पठार जैसलमेर झील आपके जयसमंद झील के पास में है। और ये कटा पटा पठार है, यानी ये अपना क्या है कि अस्तित्व खोने की ओर है ये पठार, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बाकी है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया। लंबाई लगभग ये है, चौड़ाई लगभग ये है 2.8 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या है भैया, इसकी जो इस झील के पास में जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। इन पहाड़ियों के ऊपर 2 चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। एक चित्र तो उसमें क्या है, आपके ताजमहल का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है, ताजमहल। और एक आपके रूठी रानी का चित्र बना हुआ है। रूठी रानी पता है आपको, जैसलमेर की थी और जोधपुर के मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी, ठीक है। इनके जो मतलब रानी के साथ जो महिला आती थी उसके चक्कर में ये हमेशा रूठी रह गई, तो कभी भी बोली नहीं। उसके बाद में जब मालदेव की मृत्यु हुई तो ये भी रानी क्या हो गई थी, सती हो गई थी, ठीक है। तो ताजमहल और रूठी रानी के चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपसे पूछे कि कौन सी झील जो है ताजमहल के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है या रूठी रानी के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम क्या है, आपकी जयसमंद झील है, ठीक है। और एक बात का ध्यान और रखना कि ये जो आपकी झील है, इस झील के अंदर एक गोमती नदी तो आती है, इसके अलावा 2 नदी और आती है। एक का नाम है आपकी झावरी नदी, क्या नाम है, झावरी नदी, और दूसरे का नाम है बागर नदी। तो झावरी और बागर ये 2 नदियां और है जो आपके कहाँ पर आती है, इसके अंदर आकर गिरती है। किसके अंदर आकर गिरती है, आपके जयसमंद झील में। इसलिए तो इतना पानी है इस जयसमंद झील के अंदर, ठीक है। तो एक तो नदी कौन सी हुई, गोमती नदी, एक नदी कौन सी हुई, झावरी नदी, एक कौन सी नदी हुई, बागर नदी। तो ध्यान रखना ये झावरी और बागर ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। सामान्य इसका मतलब क्या है, इतना ध्यान नहीं रखते हैं, केवल गोमती नदी का ध्यान रखा और आगे बढ़ गए, ठीक है। तो और देखो इस झील के पास में ही जो है आपके कुछ क्या है, ओंदिया बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, ओंदिया। और ओंदियों का मतलब क्या होता है, अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ बने हुए हैं। यानी यहाँ पर क्या है, आपके छोटे छोटे घर बने हुए हैं और उन घरों का क्या है, आप जानते हो, उसके अंदर खड़े हो और इस झील को बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है ना। ये ओंदिया बोलते हैं, ठीक है ना। अभी आपके जो RSM SSB बोर्ड की जो आपके जिला उद्योग अधिकारी की एग्जाम थी उसके अंदर पूछा गया था ओंदिया क्या है, ठीक है ना। तो ये कई बार क्या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देते हैं कि यार ओंदिया कभी पढ़ा ही नहीं है क्या ये ओंदिया। तो ये अवलोकन स्तंभ है, यानी इन छोटे छोटे से घर टाइप बने हुए हैं, उसके अंदर खड़े होकर आप इस पूरी की पूरी झील को क्या कर सकते हो, निहार सकते हो, इसका आनंद ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके जयसमंद झील। आई बात समझ में। तो देख लो भाई, पूरा का पूरा लगभग 55 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका। उदयपुर में है, सबसे प्राचीन झील भी है, ध्यान रखना, कृत्रिम रूप से बनाई गई। और इसके पहले केवल एक प्राचीन झील बसती है जिसका नाम आप जानते हो क्या है, राणा लाखा के द्वारा, राणा लाखा के काल में जो निर्मित की गई थी, ठीक है ना, पिछोला झील, वो सबसे प्राचीन है। ये प्राचीन है, वो सबसे प्राचीन है, ठीक है ना। यानी उसके बाद में केवल ये झील बनी थी आपकी जयसमंद, ठीक है भाई। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें जयसमंद झील के बारे में, जो उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं पिछोला झील पर। देखो ये पिछोला झील, सबसे पहले तो आप फोटो देख लीजिए, पिछोला झील इतनी मस्त है, कभी आप उदयपुर जाओ तो जरूर विजिट करके आइएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें होती है जो देखने और दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। हमारे राजस्थान में यही तो है, इंडस्ट्री के अंदर हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। आपको पता है हर तीसरा या चौथा पर्यटक आपके राजस्थान के अंदर आता है, ठीक है। देखो पिछोला झील सबसे पहली बात तो कहाँ पर है, आपके उदयपुर में है, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सबसे आपके कहाँ पर है, उदयपुर में है।
उदयपुर की सबसे प्राचीन झील और सबसे सुंदर झील, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे सुंदर झील है भैया, इसके किनारे पे जब बैठ के देखोगे तो ऐसा फील होगा कि हम यहीं पर प्लॉट ले लें, और ये सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर एक प्लॉट ले लें, लेकिन आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिटी पैलेस है, ठीक है ना। यानी यहाँ के जो मेवाड़ के राणा है, लोग हैं, अभी भी जो है इनका वंश है वो यहीं पर रहता है, तो इसके अंदर आपको फ्लैट ये बेच ही नहीं रहे, तो आप लोगे कैसे? ठीक है। तो देखो, निर्माण किसने करवाया था? राणा लाखा। राणा लाखा के बारे में आप जानते हो, अप्रत्याशित विवाह हुआ था हंसाबाई के माध्यम से, ठीक है ना। इनका एक पुत्र था राणा चुंडा, उसके लिए आया था, लेकिन राणा चुंडा जो है महल के बाहर था, तो राणा लाखा ने मजाक में कह दिया कि रिश्ता हमारे लिए लेके आए हो के बुढ़ापे में, ठीक है। तो लड़की के भाई रणवल ने भी कह दिया कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस शर्त यही है कि इससे होने वाला पुत्र जो है ये मेवाड़ के राजगद्दी पर बैठेगा, ठीक है। अभी बहुत बड़ी समस्या हो गई, हंसाबाई से विवाह कर लिया, मोकल पुत्र उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ? अब मोकल को गद्दी देवे या फिर गद्दी राणा चुंडा को देवे, बड़ा ही लफड़ा चला। उसके बाद में राणा चुंडा को टाट और पाट की प्रथा शुरू करी, और उसे मेवाड़ के 16 बड़े ठिकानों में से 4 ठिकाने, जिसमें सलूम्बर भी शामिल था, वो उसको दिया, और उसको बताया कि आप सभी जो है हमेशा हरावल में रहेंगे, और राणा का राज तिलक भी आप ही करेंगे, और जब भी राणा कोई आदेश पारित करेगा तो सलूम्बर के ठिकानेदार की सिग्नेचर जब होंगे तो ही वो आदेश पारित माना जाएगा। जब भी मेवाड़ का राणा वहां से बाहर जाएगा तो उस गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा? सलूम्बर का ठिकानेदार जो होगा वही उस गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो इस प्रकार की प्रथा के माध्यम से फिर मोकल को शासक बनाया था। फिर मोकल के बाद में फिर पता ही है आपको, सबसे बड़ा हीरो राणा कुंभा, मोकल की हत्या कर दी थी, राणा कुंभा आया था, फिर राणा कुंभा ने उस रणमल को भी सल्टा दिया था, पता ही है आपको इस बात का। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है। अब ये बनी कैसे थी? राणा लाखा के शासनकाल में लगभग 1378 ईस्वी के आसपास एक बंजारा ने झील का निर्माण करवाया था। अब देखो, बंजारों के पास में इतना पैसा होता है, उसने बंजारा ने इस झील का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया, ठीक है ना। और उस बंजारे का नाम क्या था? चीतर चिड़ी मार। क्या नाम था? चिड़ी मार। वो चिड़ी के मारने के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? चीतर चिड़ी मार। रखा नहीं गया, मतलब उसका नाम बाय डिफॉल्ट वही था, ठीक है। ये नहीं है कि आपने और मैंने रखा है। तो राणा लाखा के काल में, तो ये कब बनी थी? 14वीं शताब्दी में बनी थी, इसलिए मैंने बोला ये कि ये ऑलमोस्ट लेक है आपकी उदयपुर की, सबसे सबसे प्राचीन झील है, और जो जयसमंद थी वो दूसरी प्राचीन है, ठीक है। अब देखो, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने। राणा सांगा आप जानते हो, हिंदू सुल्तान था राणा सांगा, ठीक है ना। और एक सैनिकों का अवशेष बताते हैं इसको करकंडल तोड़ की, ये क्या लड़ा, अपनी जिंदगी को केवल राजनीतिक युद्धों के अंदर ही पूरी कर दिया इसने, राणा सांगा ने, ठीक है। उदयपुर ने इस झील की पाल को पक्का, ठीक, उदय सिंह ने, किसने? महाराणा उदय सिंह ने इस झील की पाल को क्या करवाया? पक्का करवाया। यानी देखो आप, राणा लाखा, राणा सांगा और राणा उदय सिंह। इसके अलावा देखो, इस झील की सुंदरता को देखते हुए इस झील के अंदर 2 टापू थे, ठीक है ना। इन्हें दोनों टापुओं के ऊपर 2 महल बनवाए, एक का नाम था जग मंदिर और एक का नाम था जगनिवास। क्या नाम था भाई? एक का नाम था जग मंदिर और एक का नाम था जगनिवास। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना, तो थोड़ा सा होशियारी से काम में लीजिएगा। जगमंदिर जो है 1620 में, और जगनिवास 1746 के अंदर, इसमें करणी सिंह ने इसको बनवाना शुरू किया था, लेकिन ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के अंदर बनकर पूरा हुआ था। किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में बनकर पूरा हुआ था। और जो जगनिवास है इसके अंदर जगत सिंह सेकंड, कौन सा? जगत सिंह सेकंड के समय ये बनकर पूरा हुआ था, ठीक है। तो जगमंदिर और जगनिवास, ये जगनिवास वही है जहाँ पर विद्रोह के समय, जिसे आप बोलते हो खुर्रम, और खुर्रम का नाम क्या था? शाहजहां, ठीक है ना। शाहजहां ने यहीं पर क्या ली थी? शरण ली थी अपने विद्रोह के समय, ठीक है। उसके बाद में राणा लाखा ने क्या है, मतलब इसको एक यहाँ पर जो है एक चबूतरा बनवाया था, जिसे बोलते हो नटनी का चबूतरा। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा बोलते हैं। अब ये नटनी का चबूतरा क्या है? देखो, राणा लाखा के समय जब ये झील बन गई थी, तो एक नटनी थी, उसने बोला कि मैं इस झील को एक रस्सी बांधकर इस झील को, पूरी झील को क्रॉस कर सकती हूँ। तो राणा ने बोला कि ऐसा हो जाए तो मेरा राज्य तेरा हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो है खड़ी होकर उसके ऊपर चलना शुरू कर दी, और चलने के बाद में आधी से ज़्यादा क्रॉस कर ली, तो वहाँ के मंत्रियों ने बताया कि महाराज कुछ नहीं रखा है फालतू बातों में, ठीक है, ये पूरा का पूरा राज्य देना पड़ जाएगा अभी, ठीक है। और वैसे ही जवान के पक्के होते हैं, साला प्राण चल जाए लेकिन जवान नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। तो उसको धोखे से उसको कटवा दिया गया था। कटते ही वो उस झील के अंदर गिर गई थी, और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी याद में नटने का चबूतरा किसने बनवाया था? आपके राणा लाखा ने बनवाया था। और प्रत्येक वर्ष नटने के चबूतरे के अंदर पूजा की जाती है, इसलिए झील हमेशा भरी हुई रहती है। जिस वर्ष पूजा नहीं की जाती उस वर्ष इस झील के अंदर पानी नहीं आता है, इस प्रकार की मान्यता है, ठीक है। अभी भी उसकी पूजा की जाती है। तो नटने का चबूतरा किसने बनवाया था? आपके राणा लाखा ने बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है ना। और इसी झील के पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मछली मगरा पहाड़ी। क्या नाम है? मछली मगरा। आप जानते हो मगरा या मगरी आती है,
वो सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर होती है? वो सभी पहाड़ियाँ उदयपुर में होती है। डूंगर, डूंगरी, ये सब लिखा होता है तो ये सभी पहाड़ियाँ जयपुर में होती है, ठीक है ना। भाकर, ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? भाकर की पहाड़ियाँ आपके सिरोही के अंदर है, ठीक है ना। अगर भाकर, ठीक है ना, और जालोर के अंदर है, जो ग्रेनाइट पर्वत है ना उसमें, जैसे इसरना भाकर हो गया, रोजा भाकर हो गया, ये सभी जालोर में है। तो मछली मगरा पहाड़ी है ना, इसके पास में ही करणी माता जी का मंदिर है। ध्यान देना इस बात पे, किस माता जी का मंदिर है? करणी माता जी का मंदिर है। और इसी करणी माता जी के पास में राजस्थान का दूसरा, यानी राजस्थान का सेकंड रोप वे लगाया गया है। क्या लगाया गया है? दूसरा रोप वे लगाया गया है मछली मगरा पहाड़ी पर। ध्यान देना, मछली मगरा पहाड़ी पर दूसरा रोप वे। पहला रोप वे कहाँ पर लगाया गया है? पहला रोप वे आपके सुंदर माता जालोर में लगाया गया है। दूसरा रोप वे कहाँ लगाया गया है? दूसरा रोप वे मछली मगरी पहाड़ी करणी माता जी का मंदिर उदयपुर के अंदर लगाया गया है। तीसरा रोप वे कहाँ लगाया गया है? तीसरा रोप वे आपके, जो आपके पुष्कर है, ठीक है ना, पुष्कर के अंदर सावित्री माता जी का मंदिर है, वहाँ पे लगाया गया है। और चौथा रोप वे कहाँ लगाया गया है? चौथा रोप वे आपके जयपुर जिले के अंदर सामूद वीर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आपके चौथा रोप वे लगाया गया है। और प्रस्तावित कहाँ पर है? प्रस्तावित रोप वे आपके जयपुर में ही है, जो आपके जल महल है, ठीक है ना, और वहाँ से कनक वृंदावन तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रोप वे प्रस्तावित है, ठीक है ना, जिसको अभी लगाया नहीं गया है। तो ये 4 रोप वे आपके चालू हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो आपके जयपुर वाला रोप वे है सामूद वीर हनुमान जी वाला, उसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट है, वो बनकर तैयार है लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मछली मगरा जो पहाड़ी है, यहाँ पर सेकंड रोप वे लगाया गया है। और मछली मगरा की पहाड़ियाँ कौन सी झील के किनारे हैं? आपके पिछोला झील के किनारे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पिछोला झील आपकी कंप्लीट हो गई है। और इस पे ये कौन सी नदी पर बनती है ये भी देख लो। पिछोला झील कौन सी नदी पर बनती है? यहाँ पर 2 नदियाँ आती है। एक का नाम है आपकी सीसरमा नदी। कौन सी नदी है? सीसरमा नदी। और दूसरी नदी कौन सी है? आपकी बूझड़ नदी। एक नदी का नाम है सीसरमा नदी और एक नदी का नाम है आपकी बूझड़ नदी। तो ध्यान देना इस बात पे, ठीक है ना, कि एग्जाम के अंदर गलती नहीं हो जाए कहीं पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि झावरी और बागर और गोमती नदी के किनारे पर बनी हुई है आपके जयसमंद। तो पिछोला किस पे बनी हुई है? सीसरमा और बूझड़ के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, इस झील के में एक स्थान है जहाँ पर बिजारी, यहाँ पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला। देखो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर जोधपुर में भी आपके शिल्प ग्राम है और आपके उदयपुर में भी शिल्प ग्राम है, ठीक है। 2018 दिसंबर में यहाँ पर मुख्य आपके भारत के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए थे। तो ये हवाला ग्राम आपके यहीं पर है। देश की सबसे पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव सर्वप्रथम इसी झील में चलाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देश की सबसे पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो है इसी झील के अंदर चलाई गई थी। ये प्रश्न आता है, ध्यान रखना। मानसिंह के द्वारा जब प्रताप को समझाने गया था, यानी आपके 4, यानी जलाल खां, मानसिंह और भगवंत दास और टोडरमल 1972 में, 1572 में और 1573 में 4 व्यक्ति महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि अकबर की तरफ से गए थे, ठीक है। उस समय जो आपका मानसिंह जी था वो यहीं पर गए थे, तो प्रताप को समझाने पिछोला झील के ऊपर ही गए थे। तो पिछोला झील के पास ही उन्हें क्या है, पाल के ऊपर रात्रि का भोजन का आयोजन किया गया था। तो मानसिंह जी ने कहा, कछवाहा वंश के शासक थे जयपुर के महाराणा प्रताप जी, आइए खाना खाते हैं। तो महाराणा प्रताप जी ने बोला, ये तो आप हो कछवाहा वंश है, इसलिए आपको मैं इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप भी अकबर की क्या कर दो, इस तरह का प्रयास छोड़ दो और अकबर को कह दो कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला, तो मैं आपके साथ खाना नहीं खाने वाला हूँ। कई बार समझाया लेकिन माने नहीं प्रताप, तो राणा प्रताप ने वहाँ पे खाना खाया नहीं। उसके बाद में मानसिंह जी वहाँ से चले गए, तो गौमूत्र का छींटा देकर वहाँ पर शुद्धिकरण करवाया गया था, ठीक है। तो यही वो झील है जहाँ पर कछवाहा शासक मानसिंह जी खाना खाने के लिए गए थे महाराणा प्रताप के यहाँ पे। उदय सिंह ने राजमहलों का निर्माण करवाया। इसके पास में जो राजमहल बने हुए हैं वो उदय सिंह जी ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और जिसके पीछे ये झील होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पिछोला झील। मैंने आपको फोटो बताई, ये देखो, ये आपके पूरे राजमहल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसके जस्ट पीछे ये झील है, इसीलिए क्या कहा गया? पिछोला कहा गया, ठीक है। राजस्थान का दूसरा रोपवे इसी पर स्थित है, यानी दूध तलाई के पास में। ध्यान रखना, पिछली बार रीड के अंदर प्रश्न आया था दूध तलाई कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान देना, दूध तलाई कहाँ पर स्थित है? दूध तलाई और कहीं नहीं है, आपकी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? आपके पिछोला झील के पास में, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन चीज़ों का, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ये चीज़ें क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब आगे देखो, दूध तलाई कहाँ पर है? यहीं पर है, ठीक है ना। वहाँ तो ऑप्शन ये नहीं था, वहाँ तो ऑप्शन था उदयपुर, ठीक है ना। तो उदयपुर पर टिक लगाना था। 2014 या 15 में जो रेट लगी थी उसमें ये प्रश्न आया था। इंग्लैंड के फर्ग्यूसन ने उदयपुर के राजमहलों की तुलना विंडसर महलों से करी है।
तो उदयपुर के राजमहल ही इसी प्रकार के बने हुए हैं, तो उनकी तुलना तो होनी ही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आपको जानकर ताजुब होगा कि जो सिसोदिया वंश है वो लगभग 1300 वर्षों से लगातार शासन करने वाला विश्व का एकमात्र वंश है, ठीक है। और इसके जो शासक थे, कुछ शासक आपके यहाँ पर भी हैं, नेपाल के अंदर भी, ठीक है। तो ये थी भाई आपके पिछोला झील। तो मुझे उम्मीद है पिछोला झील के बारे में लगभग सभी तथ्य आपके क्लियर हो गए होंगे और आप इन चीज़ों को याद कर पा रहे होंगे। अब तीसरी झील है आपके फतेह सागर, सबसे सुपर, सबसे बेहतर झील है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर मिलती है आपको। अब आप देख पा रहे होंगे फिर पिछोला झील, ठीक है। देख लो पिछोला झील की पाल के ऊपर कितनी पब्लिक जो है बिल्कुल यहाँ पर वॉक कर रही है। ये देखो इस जगह पे बिल्कुल ये वॉक करती रहती है हमेशा ही, पूरा का पूरा उदयपुर शाम को समय आप पिछोला झील के, सॉरी या फतेह सागर झील के ऊपर मिलता है लगातार। सबसे सुंदर झील तो वो है कौन सी, पिछोला, लेकिन ये सबसे कम सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर झील है। अब यहाँ पर भीड़ इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वो शहर के बीच में, ये शहर से थोड़ी बाहर है, इसलिए यहाँ पर जगह खुली हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग आसानी से आ जा सकते हैं। वहाँ पर क्या है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी है। अभी आपको पता है उदयपुर स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर उदयपुर है, लगातार इसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब देखते हैं, डेवलपमेंट में टाइम तो लगता है, ये इतना आसान नहीं है कि कहा और डेवलप हो गया सब कुछ चीज़ें, ठीक है। तो देखो फतेह सागर झील की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसको बोलते हैं एफएस। क्या बोलते हैं इसे, इसे एफएस बोलते हैं, यानी इसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं इसे एफएस, ठीक है। इसे हम देवाली का तालाब भी बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, देवाली का तालाब। ध्यान रखना ये देवाली नामक जगह पर है, इसलिए देवाली का तालाब भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट। अब ये ड्यूक ऑफ कनॉट क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो उदयपुर के देवाली नामक स्थान पर होने के कारण इसे देवाली का तालाब कहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ गया है हमें कि ये देवाली नामक जगह पर है, इसलिए इसे देवाली का तालाब कहा है हमने। 1688 ईस्वी में इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए इसे कनॉट बांध कहते हैं। देखो ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट कौन है, देखो जैसे वाइसराय होता था, जैसे गवर्नर होता था, ठीक है ना, ये क्या पोस्ट है, तो ये ड्यूक ऑफ कनॉट भी क्या है, एक पोस्ट है, ठीक है। तो वो जो पोस्ट है, इसी 1688 में महाराणा जयसिंह जो यहाँ पर थे, इन्हीं के दोस्त थे आपके ड्यूक ऑफ कनॉट की पोस्ट के जो भी व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो वो इनके मित्र थे, तो उन्होंने आके इसकी झील की नींव रखी थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, ड्यूक ऑफ कनॉट कहा गया, ठीक है ना। कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है ना कि ड्यूक ऑफ कनॉट है क्या भाई, तो ड्यूक ऑफ कनॉट है क्या, ड्यूक ऑफ कनॉट एक पोस्ट का नाम है। अगर आप उस पोस्ट पे होते तो आप भी क्या कहलाते हैं, ड्यूक ऑफ कनॉट कहलाते हैं, ठीक है। अभी जैसे श्री रामनाथ कोविंद जी में बोलूं, चाहे भारत के राष्ट्रपति बोलूं, आप समझ जाओगे ना कि भारत के राष्ट्रपति, नाम लेने की जरूरत नहीं, तो भी समझ जाओगे कि कौन है, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट क्या थी, एक पोस्ट थी। अब उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कनॉट डैम रख दिया, या ड्यूक ऑफ कनॉट डैम रख दिया। कब बनी थी ये, 1688 में, यानी 1688 में महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। महत्वपूर्ण बात है, किसने करवाया था, महाराणा जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे, 1888 ईस्वी में इस झील का पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। अब ध्यान देना, 1888 के अंदर ये झील क्या टूट गई थी, ठीक है ना। जब टूटने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनः रिकंस्ट्रक्शन करवाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फतेह सागर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फतेह सागर झील बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जयसिंह जी के समय तो जयसमंद बनी थी ना, ठीक है ना, बनी थी ना जयसमंद, तो उनके नाम पर वो एक झील हो गई थी। दूसरी झील को महाराणा फतेह सिंह ने अपने नाम पर करवा लिया कि भाई मैंने इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, तो मेरा भी तो कुछ बनता है, तो इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाने लगा। इस झील के बीच में एक टापू है, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, जयसमंद झील के बीच में 2 टापू थे, 7 टापू थे, ठीक है ना। बड़े का नाम क्या था, बाबा का भाखड़ा, छोटे का नाम क्या था, प्यारी। इसके एक टापू है जिसके ऊपर क्या स्थित है, आपके नेहरू उद्यान, ठीक है ना, नेहरू गार्डन जो है उस झील के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नेहरू गार्डन आपके जयपुर में भी है, लेकिन ये इस झील के बीच में बना हुआ है। इसके अलावा देखिए इसी के पास में क्या है, आपके मोती मगरी की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां है, मोती मगरी की पहाड़ियां हैं। ध्यान देना भाई, मोती मगरी की क्या है, पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। अब ये आपको पहाड़ियां दिखाई भी दे रही होगी। और ये मोती मगरियों की पहाड़ियों के पास में क्या है, आपके मोती महल स्थित है। कौन से महल स्थित है, मोती महल। और इन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था, उदय सिंह जी ने करवाया था। ध्यान देना, मोती महल कहाँ पर है, आपके फतेह सागर झील के पास में है। कौन सी पहाड़ियों पर है, मोती मगरी पहाड़ियों पर है। यहाँ पर जो है आपके महाराणा प्रताप की, किसकी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की एक कांस्य की प्रतिमा लगी है। किसकी प्रतिमा लगी है, कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। ध्यान देना इस बात का, महाराणा प्रताप की क्या लगी हुई है, कांस्य की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है ना। ये मोती मगरी की पहाड़ियाँ हैं।
और मोती मगरी की पहाड़ी पर महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार आदमकद एक कांस्य की प्रतिमा लगी हुई है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। और उनका तो इलाका है ना, तो मालिक थे ना भाई इस जगह के, ठीक है ना, तो उनकी तो मूर्ति बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई बात। अब यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु और रह गया है, तो उसको बताने के लिए एक मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, मेरे को एक पीपीटी का सेट लेना पड़ेगा वापस। तो एक बार मैं आपके लिए एक पीपीटी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा आसानी से हम बता पाएँ और जो बेहतर तरीके से क्या है आपको इस चीज़ का ज्ञान दे पाएँ भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं भैया, आगे हम देखते हैं, ये देखो ये आ गई है वापस आपके फतेह सागर झील, ठीक है ना। फतेह सागर झील के बारे में ये तो पूरी डिटेल हमने देख ली। अब देखो ये जो फतेह सागर झील है, ठीक है ना, इस फतेह सागर झील के बीचों बीच क्या है, एक तो गार्डन है जिसके बारे में हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। अब इस फतेह सागर के बीचों बीच जो है दो चीज़ें और देखनी है। एक तो देखनी है यहाँ पर एक सौर वेधशाला है, क्या है यहाँ पर एक सौर वेधशाला। अब देखो ये क्या है आपके एक सोलर जो है वेधशाला है। अब ये क्या है, ये आपके सौर मंडल की जानकारी लेने के लिए गुजरात के सहयोग से लगाई गई थी। किसके सहयोग से, गुजरात के सहयोग से इसको लगाया गया था, ठीक है भैया, हम समझ गए, इसको गुजरात के सहयोग से लगाया गया था। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात देखो, यहाँ पर इस झील के ऊपर एक चीज़ और बनी हुई है, और इस चीज़ को बोलते हैं MAST, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है मास्टर एप्लीकेशन, क्या है, मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, क्या है, मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या है, कब लगाया गया था, ये 2015 में लगाया गया था। किस देश की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। तो इसका सहयोगी जो देश था, उस सहयोगी देश का नाम है बेल्जियम, क्या नाम है, बेल्जियम। और बेल्जियम कहाँ का देश है, बेल्जियम आपके यूरोप कॉन्टिनेंट का एक क्या है, कंट्री है भैया, ठीक है ना। ये बेल्जियम की सहायता से लगाया गया था। दोनों का उद्देश्य क्या है, सौर वेधशाला का और मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का, जो खगोल की घटनाएं होती है उन घटनाओं का प्रॉपर रूप से अध्ययन करना ही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। कि सौर क्षेत्र में किस प्रकार की घटनाएं होती है, ठीक है ना। अब किस प्रकार की घटनाएं होती है और किस प्रकार से जो है इनका मूवमेंट होता है, इन सभी का जांच करना है इसका क्या है, उद्देश्य है। मेस्ट का मतलब क्या है, मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। कब लगा था, 2015 में। किसके सहयोग से, बेल्जियम के सहयोग से। बेल्जियम कहाँ पर है, यूरोप कंट्री का एक क्या है, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। तो ये कुछ खास बात हुई इसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, ये फतेह सागर कंप्लीट है भैया आपकी। फतेह सागर, देवाली ड्यूक ऑफ कनाट FS, ठीक है ना। फतेह सागर कब बनी थी, 1688 में। किसने बनाई थी, जय सिंह जी ने। रिकंस्ट्रक्शन कब हुआ था, 1888 में। किसने करवाया था, आपके फतेह सिंह जी ने करवाया था। यहाँ पर नेहरू उद्यान है, मोती मगरी की पहाड़ियाँ है, मोती महल है जो उदय सिंह जी ने बनवाया था। इसी के ऊपर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर सौर वेधशाला है, गुजरात के सहयोग से लगाई गई है। मास्टर एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप 2015 में बेल्जियम की सहायता से लगाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी झील की, जिसका नाम है उदय सागर। क्या नाम है, उदय सागर। उदय सागर बड़ी ही आसान और छोटी सी झील है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो एक नदी है जिसका नाम है आयरन नदी। क्या नाम है, आयरन नदी। ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये आयरन नदी निकली और एक झील का निर्माण करती है। और झील के निर्माण करने के बाद में आयरन नदी वापस आपके उदयपुर होते हुए, चित्तौड़ होते हुए आपके जो है बनास नदी के अंदर मिल जाती है, बिंगोद भीलवाड़ा में, ठीक है ना, बनास नदी में। और यहाँ पर आपके बेड़च, बनास और मेनाल, ये 3 नदियाँ मिलती है और क्या बनाती है, एक संगम बनाती है, ठीक है ना। एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए ये आयरन नदी है, ठीक है ना। आयरन नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में आपके उदय सागर झील का निर्माण करती है। ये एक झील बना दी और इस झील का नाम क्या है, आपके उदय सागर झील है। ध्यान रखना क्या नाम है इसका, उदय सागर झील, ठीक है। अब ये उदय सागर झील कब बनी थी, ये झील बनी थी 1559 में। कब बनी थी, 1559 में। किसने बनाई थी, महाराणा, जो आपके महाराणा प्रताप थे उनके पिता का नाम क्या था, महाराणा उदय सिंह जी। क्या नाम था, उदय सिंह जी, ठीक है ना। तो महाराणा उदय सिंह जी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था भैया। क्या करवाया था, निर्माण। कौन सी नदी आकर गिरती है इसके अंदर, आयरन नदी आकर गिरती है। जब आयरन नदी बाहर निकलती है इस झील से, तो किस नाम से जानते हैं उसको, बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, बेड़च नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी क्या महत्व है इसका, अभी महत्व ये है कि ये जो झील है आपके रामसर साइट के लिए प्रस्तावित की गई है। किसके लिए प्रस्तावित की गई है, रामसर साइट
साइट के लिए प्रस्तावित की गई है, प्रपोज्ड की गई है। रामसर साइट के लिए क्या की गई है, प्रस्तावित की गई है भैया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। रामसर साइट क्या होती है, राजस्थान में कितनी रामसर साइट है, भारत में कितनी रामसर साइट है, इन सब की चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे जब हम सांबर झील पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सांबर क्या है आपके एक रामसर साइट है, और केवलादेव घना पक्षी विहार ये भी क्या है, एक आपके रामसर साइट है। तो इन दोनों का डिस्कशन और इन दोनों की चर्चा वहाँ पे करेंगे अपन, बिल्कुल निश्चिंत हो गया, आप इसको आगे कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये हो गई आपकी उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ पर है, मुख्य शहर से, यानी जो आपका उदयपुर है, मुख्य जो आपका क्या है उदयपुर है ना, इस उदयपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर क्या है, दूर है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये मेन शहर में नहीं है। जैसे आपके फतेह सागर मेन शहर के आसपास ही है, ठीक है ना, आपकी पिछोला मेन शहर में ही है, ठीक है। जयसमंद भी मेन शहर में नहीं है, वो भी लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो ये होगी आपके आयर नदी की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो भाई एक और ध्यान रखना, एक आपके गोवर्धन सागर है। कौन सा सागर है, इसको छोड़िए अभी एक बार, इसको मत देखना अभी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको सुभाष उद्यान आना सागर झील के बारे में। देखो एक आपके क्या है, गोवर्धन सागर है। कौन सा सागर है, गोवर्धन सागर। और ये गोवर्धन सागर भी कहाँ पर है, ये भी आपके उदयपुर में है। कहाँ पर है भैया, उदयपुर में, ध्यान रखना। एक आपके स्वरूप सागर है। कौन सा सागर है, स्वरूप सागर। ये स्वरूप सागर महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये 1857 के अंदर इसका क्या किया गया था, पुनः इसका मतलब कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो देखो आपकी एक झील है जिसका नाम है आपके पिछोला झील। कौन सी झील है, पिछोला, ठीक है ना। जब पिछोला पूरी भर जाती है तो इससे एक सागर के माध्यम से कनेक्टेड किया गया है, किसको, आपके फतेह सागर को। किसको कनेक्टेड किया गया है, फतेह सागर को कनेक्टेड किया गया है। तो पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने वाला जो सागर है उसे क्या बोलते हैं, स्वरूप सागर बोलते हैं, ठीक है ना। ये पिछोला झील है, और पिछोला झील से पानी कहाँ जाता है, आपके फतेह सागर में जाता है, ठीक है। तो पिछोला झील और फतेह सागर, इन दोनों को जोड़ने वाला जो सागर है उसे क्या बोलते हैं, स्वरूप सागर बोलते हैं। समझ आया क्या बात। तो ये कुछ प्रमुख झीलें थी आपके उदयपुर की, ठीक है ना। उदयपुर की कितनी झीलें हमने देखी है, हमने देखी है जयसमंद झील, हमने देखी है पिछोला झील, हमने देखी है फतेह सागर झील, हमने देखी है गोवर्धन सागर झील, और हमने देखी है स्वरूप सागर झील। यानी 5 झीलों की हमने क्या करी है, चर्चा करी है भैया, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। तो ये सभी झीलें कहाँ पर है, आपके उदयपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, फिर हम देखते हैं राजसमंद झील, ठीक है ना। बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी खूबसूरती देखिए आप इस फोटो के अंदर, राजसमंद झील कितनी महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने पूरे जीवन में संघर्ष किया, और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह थे, अमर सिंह, राणा अमर सिंह, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अकबर के खिलाफ। राणा अमर सिंह के बेटे थे करण सिंह। करण सिंह शाहजहां के मित्र थे, ठीक है ना। और उनके कहने पर उन दोनों में दोस्ती हुई, और दोस्ती होने के बाद में एक आपके 1615 में एक ऐतिहासिक संधि होती है जिसे मेवाड़ और मुगलों की संधि बताते हैं। और उस संधि के अंदर जो है इन्होंने कुछ सशर्त जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, कि राणा जो है कभी भी आपके दरबार में नहीं आएगा, मेवाड़ की किसी भी राजकुमारी या महिला का या कन्या का विवाह आपके मुगलों से नहीं होगा, ठीक है ना। उनकी मुगलों की तरफ से केवल एक ही शर्त थी कि राणा जो है कभी भी चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण नहीं करवाएगा, और सभी शर्तें मान ली गई थी, ठीक है। केवल एक शर्त थी मुगलों की तरफ से, इधर से 3-4 शर्तें थी, तो उन सब की बातों में जो है वो बात मानी गई। जो राणा अमर सिंह थे वो बड़े दुखी हुए, महाराणा प्रताप की उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए, और करण सिंह के समझाने पर जो है समझौता कर लिया। तो फिर वो दुखी हो गए और इसी झील के किनारे आके रहने लगे। हालांकि पहले यहाँ पर झील नहीं थी, इसी कारण यहाँ पर फिर उनके एक वंशज जो राणा आपके राज सिंह हैं, उन्होंने उन्हीं की याद में यहाँ पर ये झील बनवाई, जिसे हम बोलते हैं राजसमंद झील, ठीक है ना। राजसमंद एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर आपका एक जिला भी पड़ा हुआ है, और ये कौन से जिले में है, ये राजसमंद जिले में है। जैसे हिंद महासागर के नाम पर एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जिसका नाम सॉरी, जिसका नाम क्या है, इस हिंद महासागर के नाम पर है, जिसका नाम हिंदुस्तान है। दक्षिण चीन सागर के अंदर, दक्षिण पूर्वी जो चीन सागर है उसके अंदर विवाद हुआ, तो चीन ने बोला इसका नाम ही चीन सागर है इसलिए चीन का है। तो भारत ने बोला कि यह हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर, तो पूरा हिंद महासागर हिंदुस्तान का थोड़ी हुआ, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो आइए देखते हैं, राजसमंद झील कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। कांकरोली जो ट्यूब टायर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। यहाँ पर ट्यूब और टायर का कारखाना बनाने का कारखाना आपकी यहीं पर है कांकरोली में। ये राजसमंद झील है, ठीक है ना, कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास।
राज प्रशस्ति सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राज प्रशस्ति है क्या? ये शिला मतलब 25 शिलालेख है किसके? संगमरमर के। और इसके ऊपर संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में एक मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। किसका इतिहास लिखा हुआ है? मेवाड़ का। किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था। किसने? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक है? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास है। किसका? बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरे साथियों? और तो और इसकी बात में देखिए, ये पूरी संगमरमर की बनी हुई है। बड़ी ही बेहतर तरीके से इसको बनाया गया है, इसको सजाया गया है। और तो और ये राजस्थान की पवित्र झील है। सबसे पवित्र झील कौन सी है? आपकी पुष्कर झील को मानी जाती है। और ये राजस्थान की दूसरी सबसे पवित्र झील मानी जाती है, राजसमंद झील। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, राज प्रशस्ति की बात करें, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है और इस झील के किनारे है, ठीक है ना। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अब राणा राज सिंह के काल में लिखी गई थी, इसलिए राज प्रशस्ति के नाम से जानी गई है। महाराणा जो बप्पा रावल था, वहां से लेकर राज सिंह के बीच का पूरा इतिहास 25 शिलालेख के संगमरमर पर बना हुआ है। और ये 25 शिलालेख मिलकर जब एक प्रशस्ति बनाते हैं तो उसे राज प्रशस्ति बोलते हैं, क्योंकि राणा राज सिंह के काल में बनी गई थी। और ये विश्व की सबसे बड़ी पत्थर पे बनी हुई प्रशस्ति बन जाती है, जो संगमरमर के ऊपर बनी हुई सबसे बड़ी प्रशस्ति बन गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किसने लिखा था? राणा राज सिंह के दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखा था, ठीक है ना। कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। तो ध्यान देना, कितने शिलालेख है? 25 शिलालेख है। अब देखो, इस झील का निर्माण की बात करें तो राणा राज सिंह, नाम भी क्या है? राजसमंद, और नाम झील का नाम क्या है? राजसमंद। 1662 से 1672 यानी 10 साल के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। कितने साल में? 10 साल के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान देना, राजस्थान के अंदर अकाल राहत कार्य अभी ही नहीं चलते हैं, पहले भी अकाल राहत कार्य चलते थे, ठीक है ना। तो ये जो झील है आपके अकाल राहत कार्य के दौरान बनाई गई राजस्थान की पहली झील है, ठीक है ना। एक आपके अजमेर की फाय सागर आएगी, वो भी अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई थी। और ये भी क्या है? आपके अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई झील है, ठीक है। और ऐसी झील पहली झील है जो अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई थी। किसने बनवाई थी? राणा राज सिंह ने बनवाई थी 1662 से 1672 यानी 10 साल के अंदर, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करवाया था हमने। इस झील के उत्तरी भाग को नो चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नो चौकी की पाल बोलते हैं इस झील के उत्तरी भाग को, जो कि आपको इस फोटो के अंदर दिखाई दे रही है, आराम से दिखाई दे रही है ना। उत्तरी भाग को ये नो चौकी की पाल है। नो चौकी का मतलब क्या है? देखो, ये जो आपको ये चौकियां दिखाई दे रही है ना, इस प्रकार की 9 जो है आपकी चौकियां बनी हुई है, जैसे 1 2 3 ऐसे 9 पूरा का पूरा। इसमें क्या है कि अवलोकन क्षेत्र बने हुए हैं, उन्हें क्या बोले? नो चौकी की पाल बोला है हमने। इस झील किनारे राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द्वारिकाधीश जी का मंदिर कौन सी झील के किनारे है? तो राजसमंद झील के किनारे है। इसलिए तो ये क्या है कि राजस्थान की दूसरी पवित्र झील हो गई। और केवल यही नहीं, यहाँ पर घेबर माता की छतरी भी बनी हुई है, ठीक है ना। यानी आप समझ सकते हो कि घेबर माता का संबंध किससे है? तो घेबर माता जी का संबंध भी आपके किससे है? राजसमंद झील से है। ध्यान रखना, घेवर माता जी का संबंध किससे है? आपके राजसमंद झील से है भैया, ठीक है। तो देखो, ये घेवर माता जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। अब देखो, ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है? ये आपकी गोमती नदी पर बनी हुई है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी के ऊपर आपकी ये झील बनी हुई है, ठीक है। इसके आगे देखिए, राजसमंद झील जो है ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। यानी दूसरी बड़ी क्या है? आपके आर्टिफिशियल लेक है। दूसरी बड़ी क्या है? आपकी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? जयसमंद है, जो मैंने अभी आपको बताया था। महाराणा जय सिंह ने 1600 के अंदर बनवाया था। और ये क्या है? ये आपके जो है राजसमंद है, ये आपके 1662 के अंदर राणा राज सिंह जी ने बनवाया था। दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और वो पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जयसमंद। ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की ये दूसरी पवित्र झील भी है, ठीक है ना। दूसरी क्या है? पवित्र झील भी है। सबसे पवित्र झील तो आप जानते हो कौन सी है? पुष्कर झील है, जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद में। और ये राजस्थान की दूसरी सबसे पवित्र झील है। समझ आ रहा है बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। गोमती नदी पर बनी हुई ये दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, दूसरी सबसे बड़ी पवित्र झील है। अकाल राहत कार्यों के दौरान बनाई गई पहली झील है राजसमंद झील, ठीक है। राज प्रशस्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राणा राज सिंह के काल में बनवाई गई थी। 25 शिलालेख के संगमरमर के शिलालेख पर बनवाई गई थी। रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी, ठीक है। बप्पा रावल से लेकर आपके जो है राणा राज सिंह तक का इतिहास का वर्णन किया गया। और क्या चाहिए? आप जाओ तो सही, देखो तो सही इस झील को एक बार।
ठीक है। ये गोमती नदी पर दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम और दूसरी सबसे बड़ी पवित्र झील है, ठीक है ना। और एक लास्ट बात, यहाँ पर क्या है, आपको सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं भैया, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पर क्या मिले हैं? सूर्य घड़ी के अवशेष मिले हैं भैया, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि सूर्य घड़ी है कहाँ पे, तो ये तो जंतर मंतर जयपुर में है, जिसको 2010 में यूनेस्को की सूची में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य घड़ी कहाँ पर है, तो जंतर मंतर जयपुर। अगर आपसे पूछे कि सूर्य घड़ी के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो उसका नाम है राजसमंद झील। मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ रही होगी साथियों। इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट लिखना जरूर, ठीक है ना। आपको ये कैसे लगी, और कमेंट कहाँ पे लिखना है? जब ये वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद में कमेंट का ऑप्शन हाईलाइट होता है, उसमें कमेंट जाके कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब आ जाते हैं हम पुष्कर झील के बारे में। और पुष्कर झील के दर्शन कर लीजिए आप। सबसे महत्वपूर्ण झील मानी जाती है ये, हमारे पवित्र झील, बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है पुष्कर झील, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे पुष्कर झील को आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर है? ये आपके अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। ये क्रेटर झील का उदाहरण है, यानी ये प्राकृतिक भी है और प्राचीन भी है, ठीक है ना। क्रेटर झील के द्वारा, यानी क्रेटर झील है ये, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्राकृतिक है टोटली, और सबसे प्राचीन ऑलमोस्ट झील भी है। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, ध्यान देना, बात पे ध्यान देना। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद उदयपुर। राजस्थान में सबसे बड़ी प्राकृतिक रूप से बनी हुई मीठे पानी की झील आपके पुष्कर झील अजमेर है, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक रूप से बनी हुई आपके अजमेर में है, और सबसे बड़ी उदयपुर में है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है, वो राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं। क्यों राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक का आगमन आपके पुष्कर झील पर ही होता है, ठीक है। पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, एक बहुत ही रमणीय स्थान है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि देवताओं की बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। राजस्थान भारत का एकमात्र जो ब्रह्मा मंदिर है विश्व प्रसिद्ध, वो भी यहीं पर है। मैडम मेरी का घाट है, गांधी घाट है, 52 दूसरे घाट हैं। इन सब के बारे में क्या है, अभी चर्चा कर लेते हैं, और इस झील को क्या कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, राजस्थान का रंगीला मेला है, ठीक है। अब 52 घाट है। इस झील के चारों तरफ कितने घाट है? जैसे ये एक घाट, ये 2 घाट, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, ये 3 घाट, ये 4 घाट, इस तरीके से पूरे कितने घाट हैं? यहाँ पर 52 घाट है। इसमें से एक घाट था जिसके अंदर 1911 के अंदर मैडम मेरी जो ब्रिटेन की थी, ये यहाँ आई थी और एक घाट का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। जिसे पहले क्या बोलते थे? पहले उसे हम जो है जनाना घाट बोलते थे। क्या बोलते थे? जनाना घाट, ठीक है ना, यानी मैडम मेरी घाट। लेकिन उसको बाद में गांधी जी की अस्थियों का प्रवाह यहीं पर किया गया, इसलिए उसे गांधी जी के नाम से ही गांधी घाट के नाम से जाना जाने लगा। ये तो बात समझ आ रही है आपको? इसके अलावा देखिए पुष्कर झील के बारे में दूसरी बातें देखिए। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के हृदय और भारत के मक्का मदीना, जिसे आप कहते हो अजमेर, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब देखो इसे क्या बोलते हैं? इसे आप कोंकण तीर्थ बोलते हो भैया। क्या बोलते हो? कोंकण तीर्थ बोलते हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हो? इसे पंचम तीर्थ बोलते हो। क्या बोलते हो? पंचम तीर्थ बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलते हो? इसे क्या बोलते हो आप? तीर्थों का मामा। क्या बोलते हो भैया? तीर्थों का मामा भी आप इसे ही बोलते हो, ठीक है। कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ या तीर्थों का मामा, ठीक है ना। ये 5वां तीर्थ, इसे ही आप बोलते हो। ये जो झील है, ये झील आपकी अर्धचंद्राकार आकृति की है, यानी क्रिसेंट टाइप की है। अर्धचंद्राकार आकृति, ठीक है ना। कैसी आकृति है इसकी? अर्धचंद्राकार आकृति है इस झील की, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हो? यहाँ पर कितने घाट है? आपके 52 घाट है, ठीक है ना। और ये क्या है? एक क्रेटर झील है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तीर्थों का मामा इसे बोलते हैं। तो ये पूछा लिया आपसे कि तीर्थों की नानी क्या है, तो तीर्थों की नानी आपके सांबर झील में देवयानी है। क्या है? देवयानी। ये जो देवी स्थान है, देवयानी, जो कहाँ पर है? आपके सांबर झील में है। इसको तीर्थों की नानी नानी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि तीर्थों का भांजा क्या है, तो तीर्थों का भांजा भी आप याद रखिएगा, एक जगह है जिसका नाम है मचकुंड। क्या नाम है भैया? मचकुंड। और ये मचकुंड कहाँ पर है? ये आपके धौलपुर में है। कहाँ पर है भाई? धौलपुर में। और इसे क्या बोलते हैं? इसे तीर्थों की
तीर्थों की नानी देवयानी को बोलते हैं और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को बोलते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे देखते हैं। ये झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ध्यान देना इस बात पे। और साथ ही साथ सबसे प्रदूषित झील भी थी। सबसे प्रदूषित क्या थी? झील थी। और इस प्रदूषण को मिटाने के लिए 1998 में हमने किसका सहयोग लिया? कनाडा का सहयोग लिया। किसका? कनाडा। कनाडा जो देश है, सहयोग। कमेंट करके बता दो कनाडा कौन से महाद्वीप में है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और आपके जो कनाडा ऊपर का देश है, उसके नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ पर अभी ट्रंप प्रशासन को ज़्यादा ही कर रहा है हारने के बावजूद। उसके नीचे मैक्सिको है, उसके नीचे लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं। कौन से? लैटिन अमेरिकी कंट्रीज। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1705 में, कब? 1705 में गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है ना, किसका पाठ किया था? गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया था। किसका पाठ किया था? गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछा गया है, साहिब का क्या किया था? पाठ किया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? विश्व प्रसिद्ध आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध, ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पर क्या है? एक वराह मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? वराह मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपके अर्णोराज चौहान ने। किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान ने इसका क्या करवाया था भाई? निर्माण करवाया था। तो ध्यान देना इस बारे में और इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना भाई। ये जो अर्णोराज चौहान है ना, इसी ने, ये अजमेर का क्या था? बहुत बड़ा किंग था, ठीक है। और इसी किंग ने क्या कराया था? आपके ये जो लेक है आपके ठीक है ना, जो पुष्कर लेक जो अजमेर में है, यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था वराह टेम्पल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा फोकस करो यार, फोकस, ठीक है, जिससे क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से आप कर पाओ चीज़ों को, ठीक है ना। अब जॉब वगैरह फटाफट लगना है भाई, लाइफ के अंदर और भी कुछ करना है ना, फिर केवल इसी की तैयारी करके थोड़ी बैठे रहना है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ब्रह्मा जी का टेम्पल है यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड फेमस है, ध्यान रखना इस बात का। एक यहाँ पर अनुराग चौहान के द्वारा बनाया गया एक वराह टेम्पल है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीर्थों की नानी क्या है? देवयानी। तीर्थों का मामा क्या है? मचकुंड धौलपुर। सबसे पवित्र झील क्या है? प्रदूषित भी थी, लेकिन 1998 में विद द हेल्प ऑफ कनाडा हमने इसको क्या कर दिया? इस प्रदूषण से फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया, ठीक है। अब ये नॉन पॉल्यूटेड है। इसकी शेप कैसी है? अर्धचंद्राकार, यानी क्रिस्टेंट शेप है। यहाँ पर 52 घाट है। एक घाट 1911 में मैडम मेरी ने बनवाया था, जिसे क्या बोलते थे? जनाना घाट, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? गांधी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, राजस्थान का रंगीन मेला बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये क्रेटर झील का उदाहरण है, सबसे प्राकृतिक और सबसे प्राचीन जो आपकी झील है, ये अजमेर में ही है। कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा, ठीक है ना, ये इसी के नाम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा और ख़ास रूप से इसको थोड़ा याद करके रखिएगा, जिससे क्या हो, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहे। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा है। तो एक तो हमने देखा है आपके जो जल है, जो पानी है, उसके बारे में उसकी स्थिति है क्या, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा है कुछ जो आपके ट्रेडिशनल मेथड हैं आपके, ठीक है ना, आपके पानी को बचाने के लिए, जैसे आपके जोहड़, खडीन, मदार, टोबा, नेहटा, झालरा, बावड़िया, ठीक है ना, ठीक है ना। इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने देखा झीलें दो प्रकार की है, खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी के बारे में हम डिस्कशन नहीं किया, मीठे पानी की भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। जयसमंद झील सबसे प्राचीन, दूसरी सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ढेबर बोलते हैं, जलचरों की बस्ती बोलते हैं, 7 टापू है, ठीक है ना, नदियां हैं और जो एरिया बता दिया मैंने। उसके बाद में पिछोला लेक, कभी उदयपुर जाने का मौका मिले तो जरूर देख के आइएगा, ठीक है ना। सिटी प्लेस के पास में है, यहाँ बैठोगे तो लगेगा कि यहीं पर बैठे रहो थोड़ी देर और, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा फतेह सागर, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही खूबसूरत झील है, जरूर जाना चाहिए यहाँ पे। एक बार कभी उदयपुर जाओ तो इन सभी 5-6 जो झीलें हैं सभी को देख के आना, ठीक है ना। फिर कमेंट करके बताना कि कौन सी सबसे अच्छी लगी है। ये फतेह सागर। फिर हमने देखा आपके उदय सागर, जो प्रपोज है किसके लिए? रामसर साइट के लिए। प्लीज कीप इन माइंड प्रपोज फॉर दी रामसर साइट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गोवर्धन सागर उदयपुर में। फिर हमने देखा स्वरूप सागर। पिछोला झील और फतेह सागर को कनेक्टेड करने के लिए जो आपके सागर बना हुआ है, दैट नेम इज स्वरूप सागर, ओके, बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा राजसमंद झील, कहाँ पर है? राजसमंद में है, बड़ी सुंदर है, पवित्र है, ठीक है ना, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। फिर हमने देखा पुष्कर झील, सबसे ज़्यादा मान्यता जो है यहीं पर है, सबसे ज़्यादा देवी की जो धाम है, जो मंदिर है, वो यहीं पर है,
ठीक है। कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ इसलिए बोलते हैं, वराह मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो साथियों ये थी आज की कुछ क्लासेस, और आज की जो क्लासेस के अंदर हमने जो देखा है वो सभी मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको नोट करते जाइए और बढ़िया तरीके से इसके आगे जो है जल्दी ही हम कल वाली क्लास के अंदर इसके आगे का टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक है हमारा राजस्थान की झीलें, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान में अपवाह तंत्र। ठीक है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ नदियाँ जो न बंगाल की खाड़ी में जाती है न अरब सागर में जाती है, कहाँ जाती है, इनविजिबल हो जाती है देखते ही देखते। ठीक है, उन सब की चर्चा करेंगे। तो साथियों सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक भी करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है साथियों, और मेरा रेफरल कोड है विष्णु1, इसे जरूर याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय जय हिंद। टेक केयर।